नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह यहां सबकी क्लास लगेगी और यहां खबर का हर चैप्टर खुलेगा, उसकी एक एक बारीकी आपको बताएंगे। पाठशाला में आज क्या खास है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। आज पाठशाला में बात होगी एक ऐसे कार्ड की जो कि क्रांति लाने वाली हेल्थ की जो क्लास है उसकी बात होगी। एक नंबर कैसे पूरे हेल्थ सिस्टम को बदल देगा, आज पाठशाला में यह बात होगी। पाठशाला में बात होगी यूनिक हेल्थ कार्ड से आपको क्या फायदा होगा। पाठशाला में आज ये भी बताएंगे कि पीएम मोदी के स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी ऊर्जा को लेकर जो सवाल उठते हैं, बताएंगे आपको कि पीएम मोदी थकते क्यों नहीं हैं। ये राज भी हम आज आपके सामने खोलेंगे। आज आपको बताएंगे कि 23 साल के गूगल से अब इंडिया क्या पूछता है, और बताएंगे आपको, सीधे ले चलेंगे तालिबान और बताएंगे कि दाढ़ी ट्रिम करने पर तालिबान वहां के लोगों को क्या सजा देता है। बात होगी गूगल सीरीज की, मुगल सीरीज में हुमायूं का भाई और भूल चैप्टर की। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला और सबसे पहले बात हेल्थ की क्लास की। तो अमेरिका से लौटने के 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री मोदी एक बड़े मिशन पर जुट गए और ये मिशन है देश में एक डिजिटल हेल्थ सिस्टम तैयार करना। इसके लिए पीएम ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया। इस मिशन के तहत हर भारतीय को एक यूनिक हेल्थ आईडी मिलेगी। याद रखिएगा, एक यूनिक हेल्थ आईडी, जिस आईडी के अंदर उसका मेडिकल रिकॉर्ड होगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का ऐलान पीएम मोदी ने पिछले ही साल किया था, 15 अगस्त को, लाल किले की प्राचीर से। और पिछले एक साल से इसका पायलट प्रोजेक्ट देश के 6 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा था और इसमें अब तक करीब 1 लाख से ज्यादा यूनिक हेल्थ आईडी बनाई जा चुकी हैं, उन पर काम हो चुका है और वो सफल परीक्षण के बाद अब देश भर में इसको लागू किए जाने की बात है। अब पीएम ने इस मिशन को देश भर में लॉन्च कर दिया है। आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने आयुष्मान डिजिटल हेल्थ मिशन के लॉन्च पर क्या कहा और आपको यह भी दिखाते हैं कि उन्होंने क्यों कहा कि यह एक क्रांतिकारी कदम होगा। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बीते 7 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है, वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। और ये सामान्य चरण नहीं है, ये असामान्य चरण है। आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, 3 साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर पंडित जी को समर्पित आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू हुई थी। मुझे खुशी है कि आज से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी पूरे देश में शुरू किया जा रहा है। ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मरीजों को पूरे देश के हजारों अस्पतालों से कनेक्ट करने का जो काम आयुष्मान भारत ने किया है, आज उसे भी विस्तार मिल रहा है, एक मजबूत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में हेल्थ कार्ड और आधार कार्ड जैसी एक हेल्थ आईडी बनाई जाएगी। इनमें एक 14 अंकों का एक नंबर होगा जो कि जनरेट किया जाएगा। अब आपको बताते हैं उसके क्या क्या फीचर्स रहने वाले हैं।
यूनिक हेल्थ आईडी में क्या होगा, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, क्योंकि आपका जानना जरूरी कि दरअसल ये है क्या। आपका एक कंप्लीट हेल्थ रिकॉर्ड होगा, आपकी बीमारियों की पूरी डिटेल्स होगी, आपने अब तक क्या क्या टेस्ट कराए हैं, वो टेस्ट क्यों कराए हैं, किस डॉक्टर ने आपको टेस्ट लिखे थे, उसके पीछे की वजह क्या थी और उसकी लैब रिपोर्ट क्या होगी, ये तमाम चीजें उसके अंदर मौजूद रहेंगी। डॉक्टर ने जो दवाई लिखी हैं उनकी डिटेल्स रहेगी। अस्पताल में अगर आप भर्ती हुए अपनी किसी बीमारी को ठीक कराने के लिए, वहां पर आपका क्या इलाज हुआ, ये तमाम चीजें, जो डिस्चार्ज समरी होती है अस्पताल जो बनाते हैं आपके डिस्चार्ज होते वक्त, जब आप अस्पताल से विदा होते हैं उस वक्त पर एक डिस्चार्ज समरी बनाई जाती है। वो डिस्चार्ज समरी भी आपकी इसी एक यूनिक हेल्थ आईडी को जैसे आप डालेंगे वो पूरी समरी सामने आ जाएगी। यानी कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी कागज अपने साथ ले जाने की जरूरत नहीं है अगर आप भविष्य में कभी भी अपनी किसी भी बीमारी का इलाज कराने के लिए आगे जाते हैं। लेकिन हेल्थ आईडी अभी सबके लिए अनिवार्य नहीं, इसे आपके मोबाइल नंबर और आधार नंबर से जोड़कर बनाया जाएगा ताकि आपको सहूलियत रहे उसको एक्सेस करने में। और मोबाइल नंबर और आधार नंबर का जो वेंचर होगा उसके साथ मिलकर के एक यूनिक आईडी क्रिएट किया जा सके जो कि 14 डिजिट की होगी। और अपनी हेल्थ आईडी आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, ये सबसे बेहतर बात है। यूनिक हेल्थ आईडी होने से आपको क्या फायदा होगा, पहले आपको यह समझाते हैं, क्योंकि यह समझना भी आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपके लिए था कि यूनिक हेल्थ आईडी क्या है। दरअसल आपका पूरा जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो डिजिटल हो जाएगा। आपको अलग अलग पेपर, अपने स्कैन्स, अपने रिपोर्ट संभालने की जरूरत नहीं है। कहीं पर पर्ची, जांच रिपोर्ट ले जाने की आपको कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। जो पिछले आपकी जांच रिपोर्ट है, जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री जिसको कहा जाता है, वो सब आपकी इसी एक आईडी के अंदर मौजूद रहेगी। आप डॉक्टर को दिखाइए, आईडी दीजिए और डॉक्टर के पास आपकी पूरी जानकारी होगी, आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री होगी। पहले की बीमारी क्या थी, पहले आपने कौन सी दवाई ली हैं, आपका क्या क्या इलाज हुआ है और उसके हिसाब से वो कितना बड़ा एक फैक्टर है आपके अगले इलाज में। इन तमाम बातों को देखने, समझने, डिसाइड करने का, निर्धारित करने का जो सहूलियत होगी वो डॉक्टर के पास रहेगी जिसके पास आप उस वक्त जाएंगे। इलाज के लिए जाने पर आप किसी दूसरे के सहारे नहीं होंगे कि कोई आपके साथ चले, कोई आपके साथ हो जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री बताए, उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। आप खुद जा सकते हैं और सिर्फ एक नंबर आपको दिया जाएगा जिसको कि आप खुद जनरेट कर सकते हैं। देखिए, ये सबसे अच्छी सहूलियत ये है कि आपके मोबाइल नंबर और आपके आधार कार्ड के आधार पर वो जो 14 अंकों का यूनिक आईडी नंबर होगा उसको आप खुद जनरेट कर सकते हैं। और जैसे ही वो नंबर आप डॉक्टर को देंगे, डॉक्टर उसके बाद आपकी पूरी हिस्ट्री देख पाएगा कि आपका जो स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रहा है वो अब तक कैसा रहा है, स्वास्थ्य में क्या क्या समस्याएं आई हैं, क्या आपके स्वास्थ्य में बेहतर चीजें हैं, क्या क्या आपको दवाई खानी पड़ी है, क्यों खानी पड़ी है, ये हर चीज आपकी डॉक्टर के पास दिख जाएगी। यानी आपकी बीमारी की हर डिटेल, आपके हर टेस्ट की डिटेल, आपके हर डॉक्टर की जानकारी, आपकी हर दवा की जानकारी, ये सब आपकी यूनिक हेल्थ आईडी में स्टोर रहेगा। जैसे होता है ना कि जैसे आधार आईडी में होता है कि आपकी पूरी डिटेल उसके पास मौजूद होती है कि भाई आप कहां से संबंधित हैं, आप रहने वाले कहां के हैं, ये तमाम चीजें आधार कार्ड आईडी में रहती हैं। खासतौर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के जरिए भारत में कंप्लीट डिजिटल हेल्थ सिस्टम बनाने की कोशिश हो रही है। अब ये डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम कैसे बन रहा है ये भी आपको बताएंगे इसी पाठशाला में आके। लेकिन ये ठीक उस तरीके का हेल्थ सिस्टम होगा जो कोविन एप्लीकेशन आपने इस्तेमाल की होगी। कोविन की तरह एक मोबाइल एप्लीकेशन ही होगी जो कि एप्लीकेशन आपके मोबाइल में रहेगी और उसी के द्वारा आप तमाम चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, तमाम चीजें आप अपने स्वास्थ्य संबंध से जुड़ी हुई देख सकते हैं, जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं हम, यूनिक हेल्थ आईडी। उसी यूनिक हेल्थ आईडी से आपका हेल्थ रिकॉर्ड पूरा स्टोर होगा और वो तारीख के हिसाब से चरणबद्ध तरीके से हुआ होगा। मान लिया फर्ज कीजिए साल 2022 में आपको जरूरत पड़ती है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर 24 में जरूरत पड़ती है तो साल 2010 में आपके साथ क्या हुआ, साल 2014 में, 15 में, 18 में, यानी कि पिछले सालों में आपके साथ जो भी कुछ हुआ है, स्वास्थ्य संबंधी कोई घटनाएं हुई हैं, डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्राइब किया, आपने कोई डेटा, आपने कोई टेस्ट कराया है, उस टेस्ट की रिपोर्ट क्या रही है, आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, उस अस्पताल की जो डिस्चार्ज समरी है वो क्या रही है, ये सब कागज आपको साथ रखने की जरूरत नहीं है। उसी आईडी में सब होगा। उसमें डॉक्टर्स की बात होगी, उसमें नर्स से जुड़ी जानकारी, क्लिनिक से जुड़ी जानकारी, अस्पताल होंगे, रजिस्टर्ड होंगे, मेडिकल लैब, मेडिकल स्टोर, इन सब को इसी सिस्टम में कनेक्ट कर दिया जाएगा ताकि इन सब की जानकारी उनके पास रह सके और आपकी यूनिक आईडी से इन्हीं तमाम संस्थाओं से आपकी जानकारी को एक क्लिक में हासिल किया जा सके। इसके जरिए आप देश में कहीं भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकेंगे।
अगर आप कहीं और गए हुए हैं और आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत हो जाती है तो आपको वापस घर फोन करने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरा मेडिकल हिस्ट्री बताइए या तमाम डॉक्यूमेंट मुझे भेजिए। वो एक आईडी आपके लिए तमाम डॉक्यूमेंट का काम करेगी। हेल्थ आईडी के जरिए दूसरी स्वास्थ्य योजनाओं से भी आप सीधा सीधा जुड़ सकेंगे, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। वही एक हेल्थ आईडी आपके लिए हर जगह काम करेगी, आपको कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं। अब ऐसा डिजिटल हेल्थ सिस्टम जो है वो बनाना क्यों जरूरी है और मुमकिन क्यों हुआ, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले बता देते हैं कि किसकी हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल हेल्थ इंफ्रा की बात हम लोग कर रहे हैं कि डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैसे तैयार होगा और सिस्टम इसके लिए कैसे बना है, ये मुमकिन कैसे हुआ। क्योंकि पिछले 7 साल से देखिएगा, नोट कीजिएगा ये नंबर, क्योंकि ये आपको बताएगा कि किसने किया है, किस कार्यकाल में हुआ है। पिछले 7 साल से, ये बात आप ध्यान रखिएगा, पिछले 7 साल से देश का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी बढ़ा है। अब वो कैसे बढ़ा है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। हम इसको 2 हिस्से करके हम पहले बात कर लेते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, कैसे बढ़ा है। अब ये नंबर आपको गौर फरमाने सबसे ज्यादा जरूरी है। आज की डेट में सबसे पहले बात होती है, आप कहीं भी जाएं आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है। तो आधार कार्ड कितने लोगों के पास है, आधार की बात कीजिए आप, तो आधार कार्ड देश भर में कितने लोगों के पास है, ये है 130 करोड़ लोगों के पास। यानी देश की तकरीबन पूरी जनसंख्या के पास आधार कार्ड नंबर आज की तारीख में मौजूद है। अब बात करते हैं मोबाइल उपभोक्ता की, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर से भी कनेक्ट होगा ये। तो मोबाइल कितने लोगों के पास है ये जानना आपके लिए जरूरी है। देश भर में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं, 118 करोड़ माफ कीजिएगा, 118 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए 130 करोड़ लोग ऐसे जिनके पास आधार कार्ड है, उन 130 में से 118 करोड़ ऐसे जिनके पास मोबाइल नंबर है। अब बात करते हैं कि इन 118 करोड़ में से स्मार्टफोन सभी लोग तकरीबन यूज करते हैं, जितने लोगों को आप जानते होंगे, खासतौर पर छोटे शहरों में, मझोले शहरों में, बड़े शहरों में। उनमें से इंटरनेट यूजर कितने हैं ये देखिए, मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आप समझते जाइएगा कि इन 118 करोड़ लोगों में से इंटरनेट कितने लोग इस्तेमाल करते हैं। 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, 80 करोड़ लोग हैं। अब एक और अहम बात आपको बताने जा रहा हूं, वो है जनधन अकाउंट की, जो कि इस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कही जाती है, ताकि हर व्यक्ति फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो, इंडिपेंडेंस उसके पास हो, यानी वित्तीय तौर पर लोग आत्मनिर्भर बन सके। वो कितने लोग हैं, वो हैं 43 करोड़ लोग। ये मैं आपकी जानकारी के लिए लिख देता हूं कि ये जनधन की बात हो रही है। तो आपके सामने दोहरा देता हूं कि पिछले 7 साल में डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए क्या क्या हुआ। अब देखिए, ये सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, लेकिन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ इंफ्रा के लिए कैसे मजबूत होगा, कैसे सहायक साबित होगा, आपको ये भी अभी कुछ देर में बताएंगे कि अब तक 130 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है, 118 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, उनमें से 80 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट है, और जनधन 43 करोड़ लोगों के पास जनधन का जो अकाउंट है वो पहुंच चुका है। लेकिन इनमें चुनौतियां क्या क्या हैं, इन चुनौतियों का पार हमें कैसे पाना है, यह समझना आपके लिए जरूरी है कि चुनौतियां क्या क्या हैं। हम आपको समझाते हैं इसके जरिए कि यहां पर चुनौतियां क्या हैं। मैं नए पेज का इस्तेमाल कर लेता हूं कि इसके लिए चुनौती क्या है। अब देखिए क्या क्या परेशानी सामने आने वाली है। सबसे पहले बात होगी डिजिटल साक्षरता की। डिजिटल साक्षरता जरूरी क्यों है, क्यों उसको लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, और आज के दौर में डिजिटल साक्षरता आपके लिए कितनी सहायक साबित हो सकती है, इन आंकड़ों के बाद आप समझेंगे। डिजिटल साक्षरता एक बड़ी चुनौती है। क्यों चुनौती है? क्योंकि गांव में सिर्फ 25% की बात, गांव में सिर्फ 25% लोग ऐसे हैं जो कि डिजिटली साक्षर समझे जाते हैं। अब बात करेंगे स्मार्टफोन की, गांव की बात करेंगे हम लोग, गांव में ही स्मार्टफोन की बात कीजिए आप, तो इस गांव में 25% लोग ऐसे हैं जो डिजिटली साक्षर हैं। और स्मार्टफोन कितने लोगों के पास है? स्मार्टफोन भी सिर्फ 25% लोगों के पास है। ये
सीधा सीधा गणित है। जिनके पास स्मार्टफोन है वो डिजिटली साक्षर हैं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो डिजिटली साक्षर नहीं है। एक ऐसा देश जिसकी ज्यादातर आबादी गांव में बसती हो और गांव जिसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हो, वहां पर डिजिटल साक्षरता गांव में ना होना एक बड़ी चुनौती है। अब दूसरी बात करते हैं सरकारी खर्च की, कि हेल्थ पर सरकारी खर्च कितना होता है। इसके लिए मैं अलग पेज का इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको बता सकें कि हेल्थ पर खर्च किस देश में कितना कितना हो रहा है और हमें कितना और कुछ करने की जरूरत है। सरकार को विश्व के अन्य देशों के मुकाबले भारतीय जनसंख्या के ऊपर कितना और खर्च करने की जरूरत है। सबसे पहले बात करता हूं मैं भारत की, अपने देश की, कि भारत पर कितना पैसा खर्च हो रहा है। भारत पर जो खर्च हो रहा है एक व्यक्ति पर एक साल में, वो 1418 रुपए खर्च हो रहा है। भारत में एक साल में खर्च हो रहा है वो 1418 रुपए खर्च होता है। अब बात कीजिए आप अमेरिका की, जिसके विश्व शक्ति जिसको कहा जाता है, यूएस की बात कीजिए। यूएस अपने हर एक नागरिक के लिए हर साल कितना खर्च कर रहा है? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए प्रति वर्ष। अब आप दोनों की जरा तुलना कीजिए। भारत भले ही अपने आप, हम लोग भले ही उस वक्त विकासशील देशों की दौड़ में सबसे आगे एक महाशक्ति है, लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर हम कितना खर्च कर रहे हैं? 1418 रुपए एक व्यक्ति के ऊपर सालाना, जबकि यूएस कितना खर्च कर रहा है? 4 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति। अब अगले देश की बात करते हैं। अब बात करते हैं ब्रिटेन की। ये देखिए, ये आंकड़ा पढ़िए और देखिए कि 2,65,000 रुपए प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति ब्रिटेन खर्च करता है। अब बात कीजिए रूस कितना खर्च कर रहा है। हम यहां से डिक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। यूएस, यूके और रूस की जब हम लोग बात कर रहे हैं, यहां से भले ही ये घटोत्तरी वाला क्रम आपको दिख रहा हो, लेकिन जब भारत से आप इसकी तुलना करेंगे तो आंखें आपको चौंका देंगी। यहां पर कितना खर्च हो रहा है? यहां पर हो रहा है 64,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। अब देखिए, अगर ये खर्चा आपका बेहतर नहीं होगा तो कैसे आप उम्मीद करते हैं कि आपके जो देशवासी हैं, जो देश के नागरिक हैं, वो और बेहतर कर पाएंगे स्वास्थ्य संबंधी फ्रंट पर? अब इसको हमें बेहतर करना है। मैं अलग देखिए यहां पर दोबारा लिख देता हूं ताकि आपके दिमाग में, आपके जहन में ये आंकड़ा रहे कि भारत में कितना खर्च किया जा रहा है। भारत में 1418 रुपए खर्च किए जाते हैं आपकी या मेरी, किसी भी एक व्यक्ति के हेल्थ पर, उसके स्वास्थ्य पर सालाना, जो कि अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। हम बात तो कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आप इवॉल्व कीजिए, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। बहुत बेहतर योजना यह है कि आप एक यूनिक आईडी जनरेट कर दीजिए ताकि उसके द्वारा लोगों को स्वास्थ्य संबंधी डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन ये जो चैलेंज हमारा है, इस चैलेंज को पार पाना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये रकम नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हम ये बजट नहीं बढ़ाएंगे, देश के अंदर स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या के तौर पर रहने वाला है। इसको पार पाने के लिए हमें और बेहतर चीजें करनी होंगी। अब बात होती है टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी में बात हो रही है तो अब पाठशाला में टेक्नोलॉजी की क्लास शुरुआत करते हैं। तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से आज का दिन बेहद खास है। वो क्यों है? क्योंकि आज गूगल का बर्थडे है। गूगल आज इंफॉर्मेशन की लाइफलाइन बन चुका है, इस बारे में कोई इनकार नहीं है। कोई भी सवाल हो, कोई भी जानकारी हो, लोग गूगल का सहारे रहते हैं। आपको पता है कि गूगल पर हर सेकंड 63,000 से ज्यादा सर्चेज होती हैं। यानी आपने पलक झपकी और दर दुनिया भर में लोगों ने गूगल के अंदर 63,000 सवाल दाग दिए। उसको एक सेकंड के अंदर अंदर इतने सवालों का जवाब देना होता है। हर दिन गूगल पर 560 करोड़ टॉपिक सर्च होते हैं। यानी एक ही विषय के बारे में अलग अलग सवाल नहीं, 560 करोड़ विषयों के बारे में गूगल से पूछा जाता है। हर साल की बात करते हैं तो गूगल पर 2 लाख करोड़ सर्च क्वेरीज होती हैं। एक गूगल यूजर आमतौर पर हर दिन 3 से 4 टॉपिक सर्च करता है। दुनिया में 92% सर्च सिर्फ गूगल के सर्च इंजन पर होती है। इसके अलावा और बहुत सारे सर्च इंजन हैं, इसमें याहू भी है, जिसमें बिंग भी है, अलग अलग सर्च इंजन हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका होता है? गूगल का। कितना होता है? 92%। यानी दुनिया भर में जितनी सर्चेस की जाती हैं ऑनलाइन माध्यम से, 92% सर्चेस सिर्फ गूगल के सहारे मुकम्मल हो पाती हैं। 149 भाषाओं में काम करता है।
अब आप इसकी वृहदता देखिए, आप इसकी रेंज देखिए कि गूगल कितना जबरदस्त काम करता है और आज की तारीख में हमारी जो निर्भरता है गूगल के ऊपर कितनी बढ़ चुकी है। आप लोग तो ये भी सर्च कर लेते हैं गूगल पर, सर्च कैसे करें ये भी आप गूगल पर ही सर्च कर रहे होते हैं कि फलाना विषय को जो संबंधित सवाल है उसको कैसे पूछा जाए, आप ये भी गूगल पर सर्च कर रहे होते हैं। किसी एक आदमी का अगर आपको जन्मदिन मनाना हो या किसी के जन्मदिन याद करना हो, इतिहास की कोई तारीख खंगालनी हो, नई खबरें आपको देखनी हो, घर में कोई काम करना हो, आसपास का कोई मैकेनिक तलाशना हो, हर चीज का उत्तर गूगल के पास होता है। आज गूगल अपना 23वां जन्मदिन मना रहा है। गूगल की शुरुआत साल 1998 में हुई। कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो स्टूडेंट, उनका नाम क्या है, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। ये दोनों नाम याद रखिएगा, ये दो वो नाम हैं, ये दो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आज आपकी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में साल 1998 में इसकी शुरुआत की थी। एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए गूगल को पहले बनाया गया था। लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने google.stanford.edu एड्रेस पर एक इंटरनेट सर्च इंजन बनाया था। फिर क्या हुआ, इससे पहले बताते हैं कि 15 सितंबर 1995 को google.com का रजिस्ट्रेशन हुआ, इस डोमेन का रजिस्ट्रेशन किया गया। कंपनी के तौर पर 4 सितंबर 1998 को इसको रजिस्टर किया गया था, यानी अपने औपचारिक रूप में जब गूगल आया। और इसके बाद 27 सितंबर को गूगल सर्च इंजन पर रिकॉर्ड नंबर पेज सर्च किए गए थे, यानी बहुत तेजी के साथ ये गूगल लोकप्रिय हुआ, लोगों के बीच पहुंचा, लोगों की जरूरत बना, लोगों ने समझा कि हमें इसको इसकी जरूरत क्यों है। और जिसके बाद से इसी दिन गूगल अपना जन्मदिन लगातार मनाता आ रहा है, जिस टाइम उसने रिकॉर्ड सर्चेस हिट की थी, जब सबसे ज्यादा पूछ हुई थी उसकी। अब आपको गूगल के बारे में कुछ और जानकारी देते हैं कि इसकी पेरेंट कंपनी कौन है, कितने की कंपनी है, कितनी इसकी नेटवर्थ है। दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी से कंपेयर अगर किया जाए, उसके साथ अगर इसकी तुलना की जाए तो कहां स्टैंड करता है गूगल। गूगल की कंपनी है अल्फाबेट, इसकी वैल्यू कितनी है, 1,40,000 करोड़ डॉलर। अगर जो मार्केट कैप है गूगल का, यानी कि गूगल का जो शेयर बाजार में हिस्सा है, एक मोटी मोटी भाषा में आप कह लीजिए, जो लोग मार्केट कैप नहीं समझ रहे हैं, अगर इसके सिर्फ उसी शेयर को एक जीडीपी मान लें तो दुनिया का 17वां बड़ा देश बन जाता है। यानी दुनिया में सिर्फ 16 देश ऐसे होंगे जो कि इससे आगे आप आ पाएंगे। 17वें नंबर पर गूगल खड़ा हो जाएगा कि भाई अगर आप मेरी मार्केट कैप को जीडीपी मान लेते हैं तो 17वीं सबसे बड़ी जीडीपी मेरी होगी। हर मिनट 1 करोड़ रुपए कमाता है गूगल। और गूगल के जो सीईओ हैं भारतीय मूल के सुंदर पिचाई, उनकी सैलरी हर दिन 3.5 करोड़ रुपए है। सोचकर आप हैरान जरूर होंगे इतनी सैलरी को, लेकिन कि वैसा ही फिर काम भी होता है। गूगल तो 23 साल का हो गया है, लेकिन 23 साल के गूगल से अब इंडिया क्या पूछता है, यह भी जानना बेहद दिलचस्प। आपको बताते हैं कि कोरोना काल के बाद से इंडिया वाले गूगल से क्या जानना चाहते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर 2 गूगल से क्या क्या सवाल किए गए। अब देखिएगा ये सेगमेंट अपने आप में बड़ा दिलचस्प आपका होने वाला है। क्या क्या जानना चाहते हैं बताते हैं आपको। वर्क फ्रॉम होम जॉब्स जो हुई, जिसको WFH आज आप लोग कह रहे हैं ना कि वर्क फ्रॉम होम में क्या क्या जॉब हम कर सकते हैं, उसकी सर्च कितनी बढ़ गई, 140% इसकी सर्च बढ़ गई। यानी ग्राफ ऊपर की तरफ गया, लोगों ने 140% ज्यादा सर्च किया वर्क फ्रॉम होम को। हाउ टू मेक एन एप्लीकेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, लोग एप्लीकेशंस की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ लगातार आकर्षित होते हैं क्योंकि उन्होंने जाना कि टेक्नोलॉजी की महत्ता क्या है। इसकी सर्च कितनी बढ़ी, 75%, 75% सर्च बढ़ी कि जिन लोगों ने सर्च किया कि एप्लीकेशन को कैसे बनाया जाना चाहिए। और ये देखिए ये वक्त क्या है, ये कोविड के बाद का वक्त, जब कोरोना महामारी ने देश के अंदर अटैक किया, देश उससे प्रभावित हुआ, लोग घर बैठे, बाहर निकलना बंद हुआ, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने गूगल का सहारा लिया और वर्क फ्रॉम होम की बात की। लोगों ने पूछा कि भाई एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं, ऑनलाइन जॉब क्या क्या होती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई जो कंपनीज हैं वो शटडाउन भी हुई है और पूरे विश्व में ये हुआ है। पूरे विश्व में कंपनीज का जो ग्लोबल बेनिफिट था, जो प्रॉफिट था, वो कम हुआ है। कई कंपनीज ऐसी भी रही जिनको कि घाटा भी हुआ। ऐसे में ऑनलाइन जॉब हम क्या कर सकते हैं, उसका सर्च किया गया। वो कितनी होती हैं, 50% ऐसी जॉब सर्च हुई जिसके बारे में पूछा जाता है कि भाई ऑनलाइन हम कैसे काम कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस देखिएगा, ऑनलाइन बिजनेस की बात कीजिए, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं यहां पर, ऑनलाइन बिजनेस की बात कीजिए तो ऑनलाइन बिजनेस कितना सर्च किया गया है, 40% जो है ऑनलाइन बिजनेस की सर्च में
बढ़ोतरी आई है। अब इसको यहाँ पर डिवाइड करके बाकी चीज़ें मैं यहाँ लिखना शुरू कर देता हूँ ताकि आप लोग एक ही स्क्रीन पर लगातार देख पाएं। अब अलग अलग, क्योंकि चूंकि लोग घर बैठे हुए हैं, वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, उसके बावजूद भी कुछ टाइम बच गया तो क्या किया जाए भाई, अपनी जो एजुकेशन है उसको बढ़ा लेते हैं, अपनी जो योग्यता है उसको बढ़ा लेते हैं। अब कैसे बढ़ाना है, उसमें ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स जो होते हैं उनके बारे में लोगों ने सर्च करना शुरू किया कि भाई अपनी जो योग्यता है हम उसी को बढ़ा लेते हैं। सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए कितनी बढ़ोतरी गई ऊपर, 50%। यह सर्च ऊपर बढ़ गई। इसके अलावा हाउ टू पे ऑनलाइन, क्योंकि हर चीज, नोटों का प्रचलन काफी कम हो गया था। लोग, पहली बार हुआ था कि लोग लक्ष्मी जी को हाथ लगाने से डरने लग गए थे कि भाई कहीं हमें किसी और के हाथ से है, कहीं वायरस हमारे अंदर ट्रांसफर ना हो जाए। तो जो ऑनलाइन पेमेंट माध्यम है उसका बड़ा कल्चर बढ़ा। लेकिन लोगों को, जो लोग नहीं जानते थे, उन्होंने गूगल पर ही खोजा कितने प्रतिशत ये सर्च में वृद्धि हुई। इसमें 60% सर्च की वृद्धि हुई, 60% ज्यादा लोगों ने ढूंढा। अब बात करते हैं होम डिलीवरी, क्योंकि घर से बाहर निकल नहीं पा रहे थे। कुछ जगह ऐसी थी, कुछ संस्थान ऐसे थे जिनको इजाजत दी गई थी कि भाई आप जो लोग घर पे हैं उनकी सहूलियत का ध्यान रखिए और अपने सामानों को आप घर तक पहुंचाना शुरू कीजिए। अब होम डिलीवरी में कितनी बढ़ी है, 60% की सर्च होम डिलीवरी में भी बढ़ गई है। अब सबसे अच्छी और क्या बात होती है, जब आप बीमार हैं, घर पर हैं और आपको खतरा लगता है कि भाई मुझे कोई लक्षण ना हो जाए, किसी को छींक आ गई, किसी को बुखार आ गई, तो सबसे पहले आप दौड़ते थे डॉक्टर के पास। डॉक्टर उस टाइम अवेलेबल थे नहीं, क्योंकि महामारी के चलते तो डॉक्टर वैसे ही इतने बिजी थे। जो लोग बिजी नहीं भी थे वो लोग मरीजों से कम मिल रहे थे क्योंकि संक्रमण का खतरा था। अब उसमें ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन की जो सर्च थी वो कितने बड़ी है, डॉक्टर्स के लिए 300% सर्च जो थी वो बढ़ गई। यानी ऑनलाइन जो लोग डॉक्टर्स के बारे में सर्च कर रहे थे वो सर्च 300% ज्यादा हो गई थी। आप जहां रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, वहां क्या क्या होना शुरू हुआ, सबसे ज्यादा बात हुई लोकल न्यूज की, कि आप जिस इलाके में रहते हैं वहां आसपास चल क्या रहा है। बाहर तो निकल नहीं पा रहे हैं, आसपास क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या अच्छा क्या बुरा, उस बारे में सर्च लोगों ने करनी शुरू करी। तो लोकल न्यूज की सर्च 80% बढ़ गई। अब इससे देखिए, इससे एक बात और क्लियर होती है कि हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारी जो रुचि है, वो सबसे ज्यादा ये जानने में होती है कि विश्व में क्या चल रहा है, सब जानना चाहते हैं, आसानी से खबरें मिल जाती हैं। लेकिन आपके पड़ोस में क्या चल रहा है, जिस शहर में आप रह रहे हैं वहां क्या चल रहा है, क्या कौन सा विभाग कैसे काम कर रहा है, कौन अधिकारी आया, कौन अधिकारी गया, इस बारे में आप जानकारी कर नहीं पाते क्योंकि आप बाहर निकल नहीं पा रहे थे। और खास तौर पर ऐसे वक्त में आपके जिले में, आपके शहर में एसपी कौन है, डीएसपी कौन है, सीएमओ कौन है, डीएम कौन नए आए, ये जानकारी आपको चाहिए थी क्योंकि आपको उनसे बात करनी थी अपनी सुविधा के लिए भी। तो इस बारे में 80% जो सर्च है वो बढ़ गई थी। और बात कीजिए हिंदी भाषा की, बात कीजिए, क्योंकि आमतौर पर लोग अंग्रेजी में गूगल का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि गूगल तकरीबन 150 भाषा ऐसी हैं जिसमें गूगल को आप ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हिंदी भाषी हैं और हिंदी में सर्च हमें करना चाहिए, तो हिंदी में जो सर्च हुई वो सर्च 25% बढ़ गई, जो कि दिखाते हैं कि एक ऐसे वक्त में जब आप मुसीबत में हो तो बैक टू द बेसिस का फॉर्मूला सबको याद आता है और हिंदी में सर्च करने वालों की जो प्रतिशत है वो भी बढ़ गई है। ये आंकड़े रहे हैं कोविड के बाद में जो बदलाव हुआ है गूगल को लेकर के, गूगल को ऑपरेट करने के तरीके को लेकर के, गूगल का हमारा जुड़ाव किस तरीके से बदला और कितना बढ़ा। अब लोग सर्च कर रहे हैं लगातार कि पीएम मोदी जितना जबरदस्त काम कैसे करते हैं। आपको याद होगा कि जिस वक्त पीएम मोदी यहां से अपनी अमेरिका की यात्रा के लिए रवाना हुए थे और वहां जाते उन्होंने ताबड़तोड़ मीटिंग करना शुरू की, तो ये चर्चा का विषय बन गया। कौतूहल लोगों के मन में आ गया कि भाई पीएम मोदी को जेट लैग नहीं होता क्या, वो इतनी लंबी यात्रा करके यहां से वहां पहुंचे, विदेश पहुंचे, वहां जाते ही आपने ताबड़तोड़ मुलाकातें करनी शुरू कर दी। एक ही दिन में 6, 7, 8 मीटिंग कर रहे हैं। अगले दिन आप यूएनजीए भाषण दे रहे हैं, फिर लोगों से भी मिल रहे हैं, वापस आ रहे हैं। उसके बाद आप वापस आ रहे तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का आप मुआयना करने पहुंच जाते हैं रात को बिना किसी को बताए। ये तमाम वो चीजें जो कि एक कौतुकता लाती हैं कि भाई पीएम मोदी इतने इस उम्र में भी इतने फिट कैसे हैं, इतने हेल्दी कैसे हैं। उसके लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, जो बड़े बूढ़े में लगातार कहते भी हैं कि अगर 2 चीजें आपने अपना ली तो जीवन सफल हो जाएगा। वो चीजें कौन सी हैं? वो चीजें हैं अनुशासन और मैनेजमेंट। तो अब पाठशाला में बात होगी अनुशासन और मैनेजमेंट की क्लास की, और इस क्लास में पीएम मोदी के हार्डवर्क का चैप्टर आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र 71 साल है, आप लोग सब जानते हैं, लेकिन उन्हें 71 साल का नौजवान कहना सही होगा।
उसकी वजह बताते हैं, क्योंकि उनके जैसे नॉन स्टॉप काम करने वाला शायद ही दुनिया में ऐसा कोई भी नेता हो। क्योंकि आप सोचिए कि 65 घंटे का विदेशी दौरा उन्होंने किया, 20 से ज्यादा मीटिंग उन्होंने की, 16 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट उनकी रही, ये तमाम चीजें लगातार होती रही, इसके बावजूद उन्होंने कोई ब्रेक नहीं लिया, आराम करने के लिए कोई छुट्टी नहीं ली, कोई जेट लैग उन्हें नहीं हुआ, कोई थकान उन्हें नहीं हुई। फ्लाइट में जब वो गए तो फाइल लेकर काम करते जा रहे थे, वो तस्वीरें भी आप सबने देखी। और जब भारत लौटे तो तुरंत काम में जुट गए। भारत लौटे तुरंत काम क्या किया आप देखिएगा तस्वीरों के जरिए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जो कि नई बिल्डिंग उसकी बनाई जा रही है, उसका इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंच गए। कितना काम अभी तक हुआ है, कितना काम अभी बाकी है, काम कैसे हो रहा है, जो वहां जो मौजूद लोग हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उनको सहूलियत इस वक्त पर है कि नहीं है, इन तमाम बातों का इंस्पेक्शन किया गया। रात का वक्त आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे से सीधे वापस लौटे मैराथन मीटिंग करने के बाद, 16-17 घंटे की फ्लाइट के बाद, और आते ही पहुंच गए थे वो लोग इंस्पेक्शन करने के लिए। अभी पूरी टाइमलाइन पहले आपको दिखा देते हैं ताकि आप आसानी से समझ पाए कि किस वक्त क्या क्या घटनाक्रम हो रहा था। पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा बिल्कुल पैक्ड था, उनके शेड्यूल में आराम के लिए कोई जगह नहीं थी। हम क्यों कह रहे हैं बताते हैं आपको। 22 सितंबर को 16 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ के पीएम मोदी यहां से निकलते हैं, नॉन स्टॉप फ्लाइट के साथ दिल्ली से वॉशिंगटन पहुंच जाते हैं। फ्लाइट में फाइलों का काम निपटाने में लगे, 2 मीटिंग फ्लाइट में की। वहां पहुंचे, प्लेन से उतरे तो चेहरे पर कोई थकावट नहीं। एयरपोर्ट पर इंडियन कम्युनिटी से दिल खोलकर मिले, सीधा होटल पहुंचे। होटल पहुंचते ही 3 मीटिंग्स की। 3 मीटिंग्स करने के बाद 23 सितंबर को अमेरिका के 5 ग्लोबल कंपनीज के, बड़ी कंपनीज के सीईओ के साथ बैक टू बैक मीटिंग्स की। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम से मिले, उसके बाद जापान के पीएम से मिले, 3 इंटरनल मीटिंग्स की। उसके बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। फिर अगला दिन शुरू होता है 24 सितंबर। 24 सितंबर को शेड्यूल उतना ही पैक। व्हाइट हाउस गए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले, क्वाड की मीटिंग में हिस्सा लिया, 4 इंटरनल मीटिंग निपटाई और फिर बिना रुके वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क रवाना हो गए। 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण दिया और उसी दिन रात को दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस दौरान भी फ्लाइट में अंदर 2 मीटिंग उन्होंने की और दिल्ली वापस पहुंचते ही फिर वापस इंस्पेक्शन के लिए पहुंच गए। अब कुछ और चीज आपको बताते हैं, टाइम बताते हैं कि क्या क्या कब कब हुआ था, तारीखों के साथ और समय के साथ। देखिए कब कब क्या क्या हुआ। सबसे पहले बात कीजिए आप शनिवार की। शनिवार को हुआ क्या, रात 9:15 पर 9:15 पर अमेरिका से रवाना हुआ। टाइम जरा आप नोट करते रहिएगा और कब क्या क्या हो रहा है इस पर निगाह आप रखिएगा। 9:15 पर अमेरिका से वो रवाना होते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर रविवार दोपहर 12 बजे, यानी रविवार 12 बजे वो दिल्ली पहुंचते हैं। रविवार दोपहर 12 बजे वो दिल्ली पहुंचे। शाम 4 बजे एक 2.5 घंटे की हाई लेवल मीटिंग की। अब देखिए यहां मैं लगातार लिखता जाऊंगा कि कब कब क्या क्या हुआ। है ना, ये आपकी 4 बजे आपने फिर जाकर के मीटिंग की। उसमें कौन कौन मौजूद था, उसमें गृहमंत्री अमित शाह मौजूद थे, राजनाथ सिंह मौजूद थे और जेपी नड्डा मौजूद थे। फिर रविवार रात 8:15 बजे, यानी उसी दिन 8:15 पर क्या होता है, 8:15 पहुंचते हैं वो लोग सेंट्रल विस्टा का निरीक्षण करने के लिए। तो आपको टाइम्स नाउ न भारत पर हम लोगों ने दोनों चीजें बता दी कि जब वो यहां से गए थे अमेरिका तो उनका शेड्यूल क्या था, अमेरिका से जब वापस लौटे शनिवार को 9:15 बजे तो क्या हुआ, और रविवार सुबह से फिर क्या उनका पावर पैक शेड्यूल पूरा तैयार हो गया। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट पहले आपको दिखा देते, फिर वापस लौटेंगे पाठशाला में और दिखाएंगे आपको कुछ और चीजें। You better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah.
were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need. प्रधानमंत्री मोदी का काफिला सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की साइट पर रुका। पीएम मोदी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे, खुद सीढ़ियां चढ़कर अंदर गए। इसके बाद उन्होंने प्रोजेक्ट की देखरेख कर रहे इंजीनियर्स से बात की, उनसे स्टेटस रिपोर्ट ली। कंस्ट्रक्शन साइट को दूर से देखने के बाद पीएम मोदी ग्राउंड जीरो पर उतर गए, सीधे मजदूरों के बीच पहुंच गए, मजदूरों से बातचीत की। इसी दौरान एक मजदूर तो पीएम मोदी के पांव छूने लगा। कंस्ट्रक्शन साइट पर धूल थी, जगह जगह पत्थर पड़े थे, कीचड़ से सने रास्ते थे। पीएम मोदी ने वहां का कोना कोना देखा। जहां ऐसे बड़े निर्माण होते हैं, वहां खतरा भी रहता है। ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरे पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का मैप भी देखा, बारीकी से हर काम की डिटेल ली। ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है, ये मेरी मेन सजमोहन लड़की जो नौकरी जो है उनका सिटिंग अरेंजमेंट सारा जो है तो मौका नहीं बनाते हैं। जहां नई लोकसभा की बिल्डिंग खड़ी हो रही है, जहां नई राज्यसभा बिल्डिंग का हॉल और कमरे तैयार हो रहे हैं, वहां भी प्रधानमंत्री गए। कंक्रीट और लोहे के ढांचों पर खड़े हो रहे निर्माण को बहुत करीब से देखा। ये तस्वीरें देखिए, पीएम मोदी सकरे रास्तों से गए, लोहे से बने ढांचों के बीच से गए, कोने कोने का जायजा लिया। ओरिजिनल राज्यसभा का यहीं और जो राज्यसभा है इतना बड़ा पवित्र काम आपके हाथों से हो रहा है भाई। कितना समय हो गया है? लगभग गाड़ी समय पर चल रही है आप लोगों की? हाँ। लेवल से कितना? ये लगभग 7.5 मीटर है। प्रधानमंत्री यहां रविवार रात पहुंचे थे। उनके दौरे की जानकारी पहले किसी को नहीं थी। वो 1 घंटे यहां रुके, उनकी मौजूदगी ने यहां काम कर रहे मजदूरों में जोश भर दिया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अगले साल तक पूरा करना है। इसे प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के 2 बड़े हिस्से हैं, एक है सेंट्रल विस्टा गलियारा और दूसरा है नई संसद बिल्डिंग। अब इन दोनों प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 1300 करोड़ रुपए है। सेंट्रल विस्टा उस इलाके को कहते हैं जो नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर लंबे एरिया में। इसी प्रोजेक्ट में नई संसद भी बन रही है। प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए नए आवास बन रहे हैं। नया केंद्रीय सचिवालय बन रहा है जिसमें सभी मंत्रालयों के ऑफिस होंगे। नई संसद पुरानी संसद के सामने ही तिकोने आकार में बन रही है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के लिए एक बिल्डिंग है। इसमें सेंट्रल हॉल नहीं। संसद की नई बिल्डिंग अगले साल नवंबर तक बनकर तैयार हो जाएगी। पीएम आवास दिसंबर 2022 तक बन जाएगा। उपराष्ट्रपति का आवास मई 2022 तक बनकर पूरा हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल इस बात को उठाए जाते हैं कि देश को नई संसद की जरूरत क्यों पड़ी। आज इसकी पाठशाला में आपको 7 बड़ी वजह बताते हैं। पहली वजह, संसद भवन 94 साल पुराना हो चुका है। दूसरी वजह,
भूकंप सहित कई सुरक्षा संबंधी खतरे हैं। तीसरी वजह मॉडर्न और स्मार्ट बिल्डिंग की जरूरत है। चौथी वजह दुनिया के दूसरे देशों में भी मॉडर्न संसद है। पांचवी वजह परिसीमन से सीटें बढ़ने पर एक बड़ी बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी। छठी वजह नई बिल्डिंग में ऑफिस स्पेस ज्यादा मिलेगा। और सातवीं वजह सुविधाएं बढ़ने से संसद की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अब एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की बात। पीएम मोदी नॉन स्टॉप काम करते हैं। 71 साल की उम्र में भी थकते क्यों नहीं? इसका जवाब है उनकी फिटनेस। पीएम मोदी के दिन की शुरुआत योग से होती है। हर दिन सुबह योग और मेडिटेशन के साथ वॉक करते हैं। पीएम मोदी हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, खिचड़ी खाना पसंद करते हैं। एक इंटरव्यू में बताया था कि वो सुबह 5 बजे उठते हैं, 30 से 40 मिनट योग करते हैं। उनका टाइम मैनेजमेंट भी एकदम परफेक्ट है। जो मैनेजमेंट बन गया उसी के हिसाब से पूरे दिन का रूटीन फॉलो करना है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। यहां पर ब्रेक के उस पार लौटेंगे और दिखाएंगे आपको पाठशाला में हिस्ट्री की क्लास। पाठशाला में बात करते हैं हम हिस्ट्री की क्लास की। तो हिस्ट्री की क्लास में मुगल सीरीज में आपको दिखा चुके हैं कि कैसे हुमायूं ने बाबर की विरासत को बढ़ाया। बाबर ने मुगल सल्तनत की जो नींव रखी थी उसे हुमायूं मजबूत करने में जुटा। मुगलों की पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए हुमायूं ने बुंदेलखंड में कलिंजर के किले पर हमला किया। इसके आगे क्या हुआ ये आज हम आपको बताते हैं। बड़ा बेटा होने के नाते हुमायूं को बाबर की विरासत तो मिल गई थी, लेकिन हुमायूं के सामने कई परेशानियां थी। इसमें सबसे बड़ी परेशानी थी उसके भाई बन गए थे। हुमायूं के तीनों भाइयों को राज करने के लिए अलग अलग प्रांत मिले थे, लेकिन हुमायूं के एक भाई मिर्जा कामरान ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। दूसरे 2 भाई हिंदाल और अस्करी भी हुमायूं के दुश्मनों के साथ मिल गए थे। हुमायूं हिंदुस्तान पर मुगलों का कब्जा बनाए रखने में जोर लगा रहा था, लेकिन अपने भाइयों की वजह से हुमायूं लगातार कमजोर हो रहा था। तो एक तरफ भाइयों से चुनौती और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में चुनौती। हुमायूं हर तरफ से घिर गया था, क्योंकि गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की दिल्ली पर नजर थी। उधर इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी फिर से संगठित हो गया था। महमूद लोदी ने बिहार के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। महमूद को रोकने के लिए हुमायूं ने हमला किया। 1532 में महमूद लोदी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ, जिसमें महमूद लोदी हार गया और सेना छोड़ करके भाग निकले। 1532 में हुमायूं का सामना शेर शाह सूरी से हुआ। ये वही शेर शाह सूरी हैं जिनकी वजह से हुमायूं को बाद में हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा था। महमूद लोदी की अफगान सेना को हराने के बाद से हुमायूं ने चुनार के किले पर कब्जा कर लिया था। चुनार का किला उत्तर प्रदेश के आज के मिर्जापुर में। चुनार के किले पर उस वक्त शेर शाह सूरी का राज था। हुमायूं ने जब चुनार के किले पर धावा बोला तो शेर शाह ने हुमायूं से हार मान ली। हुमायूं ने भी शेर शाह को आसानी से छोड़ दिया और बदले में शेर शाह ने भी अपने बेटे को हुमायूं के साथ भेज दिया। शेर शाह को आसानी से छोड़ देना हुमायूं की बहुत बड़ी भूल थी, लेकिन उस वक्त हुमायूं का ध्यान अपने दूसरे दुश्मनों पर था। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह दिल्ली पर कब्जे का मौका देख रहा था। बहादुर शाह ने पुर्तगालियों से समझौता कर लिया था और इसके बदले में उसे तोप और गोला बारूद मिला, रसद मिली। हुमायूं को जब बहादुर शाह के मंसूबों का पता चला तो उसे रोकने के लिए हुमायूं ने 1535 में एक युद्ध किया। मंदसौर के इसी युद्ध में बहादुर शाह को हुमायूं ने हराया, लेकिन बहादुर शाह बचकर के वहां से भाग निकला। इसके बाद मांडू और चंपानेर के किले पर भी हुमायूं का कब्जा हो चुका था। हुमायूं की गलती यह थी कि उसने बहादुर शाह को भाग जाने दिया। हुमायूं जीते हुए किलों में जीत का जश्न मनाने में जुट गया, लेकिन यह जश्न ज्यादा दिन तक चला नहीं और हुमायूं की इन जीते हुए इलाकों पर ज्यादा दिन तक राज नहीं कर पाया। कैसे हुमायूं को उसके भाइयों ने धोखा दिया, कैसे वो हिंदुस्तान से भागने पर मजबूर हुआ, यह आपको मुगल सीरीज में आगे बताएंगे। पाठशाला में फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। रुकने छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के साथ।